हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाले लोग गुजराती, मारवाड़ी या सिंधी होते हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी इन्हीं गुजराती और मारवाड़ी के पास होता है, जबकि इंडिया में इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 से 2% तक ही है। इसके बाद भी इनका नाम इंडिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में सबसे आगे है। इन्होंने बिजनेस न सिर्फ अपने देश में किया है बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हें मिली कैसे और इनके बिजनेस करने की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं। गुजरात स्टेट अरेबियन समुद्र के बहुत पास है, जिसकी वजह से गुजरात एक आइडियल लोकेशन रहा है। इसका फायदा ये रहा कि इन्हें समुद्र तट अच्छी मिली है और कई सारे प्राकृतिक बंदरगाह भी हैं और इन्हीं सब की वजह से हमारे पड़ोसी देश एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे बाकी देशों के लिए काफी आसान रहा गुजरात के जरिए व्यापार करना। पारसीज जब इराक छोड़कर इंडिया आए तो उन्होंने भी गुजरात स्टेट को ही चुना। गुजराती जानते थे कि पारसीज एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और इससे गुजरात का ही फायदा होगा, जिससे व्यापारियों का भी विकास होगा। ये देखकर इस्माइलीस यानी सिया मुसलमान भी गुजरात आ गए और इस्माइलीस और पटेल बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर थे, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए युगांडा चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने काफी कामयाब बिजनेस खड़ा किया और काफी पैसे भी कमाए। युगांडा में सबसे बड़ी कंपनी इन्हीं की थी, लेकिन 1972 में जनरल ईदी अमीन एक तानाशाह बन गए युगांडा के और अमीन का ये कहना था कि अफ्रीका के बिजनेस, प्रॉपर्टी और पैसों पर सिर्फ अफ्रीकन का ही हक बनता है। इसलिए उन्होंने जल्दी ही इस्माइलीस और पटेल्स को उनके बिजनेस से निकाल दिया और उनके सारे एसेट्स पर कब्जा कर लिया। उसी टाइम इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, जिससे इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बढ़ गया था। ऊपर से बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भी आ गए थे लाखों में। इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उनको वे इंडिया में ला सके, तो ज्यादातर गुजराती इंग्लैंड और कनाडा में शिफ्ट हो गए और कुछ पर्सन यूएसए में आ गए रिफ्यूजी के चलते। तो इस तरह 1970 में कुछ गुजराती पटेल्स थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे, लेकिन वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस टाइम उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई अच्छी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था। और उस टाइम भी पेट्रोल और डीजल के दाम काफी ज्यादा थे, तो लोगों ने उस टाइम घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया था और इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पर पड़ा। मोटल वो होते हैं जो हाईवे पर बने होटल्स होते हैं, उन्हें मोटल्स कहा जाता है। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए मोटल्स के दाम काफी कम हो गए थे और जो लोग मोटल्स खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती पटेल्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची खुची सेविंग को लगाकर मोटर्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा कुछ खोने को नहीं है और उन्होंने केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया है, जिससे उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल लोग वापस से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे तो उनके मोटल्स में फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफी अमीर बन जाएंगे, यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी और नहीं चला तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और लोगों का वापस से ट्रेवल करना शुरू हो गया, जिससे पटेल्स को मोटर्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जिससे अगर वो जीते तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो, लेकिन अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो, यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। मारवाड़ी लोग भले ही 10वीं फेल क्यों ना हो, अगर वो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्हें 3 साल में ही रिटर्न दे जाए और उसमें पैसे डूबने के चांस भी ना के बराबर हो, और इसे ही धंधो स्टाइल कहते हैं। आपको पता है यूएसए की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है, जो कि होते हैं ऑलमोस्ट 30 लाख लोग, और इनमें से ही हैं कुछ थोड़े से गुजराती पटेल्स। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इतने थोड़े से गुजराती पटेल्स अमेरिका के 50% मोटर्स बिजनेस के मालिक हैं। हम हमेशा से यही सुनते आते हैं कि अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन मोनीश पाबराय अपनी फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ही कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसे धंधो फ्रेमवर्क कहते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफी नाम कमा चुके हैं, क्योंकि वे धंधो फ्रेमवर्क के इन 6 रूल्स का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप भी इन 6 इम्पोर्टेंट रूल्स को सीखना चाहते हैं और यंग एज में अमीर बनकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये बुक हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि हमें किस तरह बिजनेस को खरीद कर उसमें पैसे लगाने चाहिए, जिससे कि हमें आगे चलकर लो रिस्क में हाई रिटर्न मिले।
रूल्स जानने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। मोनीश पाबराई के दादाजी फेमस जादूगर गोगिया पासा थे, लेकिन उनके पिता एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे जिनके बिजनेस बहुत बार बर्बाद हो गए। मोनीश कहते हैं कि कई बार घर की ऐसी हालत हो जाती कि अगले दिन के खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मोनीश स्कूल में भी अच्छा नहीं कर रहे थे। वो 65 बच्चों की क्लास में 62 रैंक लेकर आते थे, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। जब एक दिन उनके टीचर ने उनसे कहा, तुम्हारा आईक्यू तो कम से कम 180 है। मोनीश कहते हैं, उस दिन के बाद मैं अपने आप को स्पेशल समझने लगा। किसी को भी इम्प्रूव करने के लिए एक बार हमें उन्हें यकीन दिलाना पड़ता है कि उनमें कुछ खास बात है। उसके बाद वो पढ़ाई में इम्प्रूव हुए और साउथ कैलिफोर्निया के क्लैम्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहां उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। उन्होंने एक इन्वेस्टिंग क्लास अटेंड की और 106% का रिटर्न लिया। मोनीश के प्रोफेसर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपना मेजर कंप्यूटर साइंस के बजाय फाइनेंस में करे, लेकिन मोनीश नहीं माने। उन्हें लगा कि फाइनेंस तो बहुत ही इजी क्लास है और ये बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। और कॉलेज के बाद उन्होंने टेलप्स में जॉब की और उसके बाद खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी खोली, वो भी क्रेडिट कार्ड से $70,000 का उधार लेकर, जिसका नाम था ट्रांसटेक। मोनीश को जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा वॉरेन बफेट को अपना गुरु बना लेते हैं। इसलिए उन्होंने वॉरेन से कहा, मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूं। लेकिन वॉरेन बफेट ने कहा, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं बेस्ट काम अकेले ही करता हूं, इसलिए थैंक्स फॉर द ऑफर। इसके बाद मोनीश ने वॉरेन के ऊपर लिखी सारे बुक्स पढ़ डाले। सारे लेटर्स जो वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए लिखा करते थे वो भी पढ़ डाले, जिससे उन्होंने वॉरेन के बारे में 4 मेन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में सीखा। जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था कंपनी के शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वजन मशीन की तरह काम करता है। यानी अगर हम जब भी किसी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तो वह कुछ टाइम के बाद हमें लगेगा कि इसका प्राइस कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम 5 या 10 सालों तक उस कंपनी को होल्ड करके रखें तो वो उसी तरीके से ग्रो करेगी जैसा कि कंपनी का परफॉर्मेंस ग्रो करेगा। इसलिए हमें शेयर प्राइस पर नहीं बल्कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल मोनीश ने वॉरेन से सीखा कि शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज मत करो, क्योंकि हमें कंपनी के फ्यूचर प्लान पता करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। जब भी हम कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमें कंपनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलने चाहिए। जैसे कि अगर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपए है और उसका शेयर प्राइस 299 रुपए का है, तो ये सस्ता प्राइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिया। यानी 300 रुपए का शेयर हमने 150 रुपए में नहीं खरीदा। तीसरा प्रिंसिपल ये सीखा कि अगर हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहे हैं तो हमें ऐसी कंपनी को खरीदने के बजाय इससे दूर ही रहना चाहिए। और चौथा प्रिंसिपल था पेशेंस। वॉरेन बफेट ने 1970 से 1972 तक किसी भी कंपनी का कोई शेयर नहीं खरीदा था, क्योंकि वॉरेन का कहना है कि हमें कमीशन तब मिलता है जब हम एक सही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, न कि जबरदस्ती। और इसलिए इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सही कंपनी नहीं मिल रही तो बैठे रहो और पैसे जमा करते रहो। जब वॉरेन बफेट को सही कंपनी नहीं मिलती तो वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और बुक्स बस पढ़ते रहते हैं। इन सब प्रिंसिपल को सीखने के बाद मोनीश ने वॉरेन बफेट को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। वॉरेन ने 1956 से लेकर 1969 तक एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसे मोनीश ने भी कॉपी कर लिया, जिसमें यह था कि अगर वो अपने पार्टनर्स को इन्वेस्टिंग के जरिए पैसे कमा के देंगे तो 6% फीस चार्ज करेंगे और साथ ही 25% प्रॉफिट का लेंगे, और अगर फर्म को लॉस होता है तो वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बाद में पता चला कि वॉरेन बफेट का सिस्टम जो मोनीश ने कॉपी किया था, वॉरेन बफेट ने भी इसे अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से कॉपी किया था। मोनीश ने भी वॉरेन के प्रिंसिपल का यूज करके स्कैंडिनेवियन शिपिंग फर्म इप्सको इंक जैसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और एक हाई रिटर्न के साथ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। 2017 तक इनकी नेटवर्थ 1100 करोड़ रुपए के आसपास थी। मोनीश वॉरेन की तरह इन्वेस्टिंग ही नहीं चैरिटी भी करना चाहते थे। वे इंडिया में आनंद कुमार जी के सुपर 30 प्रोग्राम से बहुत खुश थे। एक दिन वे आनंद कुमार से मिलने गए और उन्हें कहा कि वो उनके सुपर 30 प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए पैसे देना चाहते हैं, लेकिन आनंद कुमार जी ने धन्यवाद कहकर मना कर दिया। मोनीश ने आनंद कुमार के सुपर 30 प्रोग्राम से इंस्पायर होकर दक्षिणा फाउंडेशन स्टार्ट किया, जो ऐसे परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाती है
जो बेहद गरीब होते हैं। दक्षिणा फाउंडेशन के सारे सेंटर्स रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल राम शर्मा जी चलाते हैं, जो इन सब के लिए पूरे साल में 1 रुपया फीस लेते हैं। कर्नल राम शर्मा जी की बेटी के गुजर जाने के बाद उन्होंने बाकी बच्चों के लिए भी अपनी लाइफ समर्पित कर ली। ग्रेट इन्वेस्टर मोनिश पाबराई और उनके दोस्त गाई स्पेयर ने 2007 में 4 करोड़ 86 लाख पे किए थे वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए। उन्होंने इतने पैसे इसलिए दिए क्योंकि वे वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानते थे और वे उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। इसलिए जुलाई 2007 में जब वॉरेन बफेट अपनी चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो मेरे साथ लंच कर पाएगा, तो मोनिश पाबराई ने अपने दोस्त गाई स्पियर के साथ उस चैरिटी में बोली लगाई और वो ऑप्शन जीत गए। इसके लिए उन्होंने 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए, जिसे वॉरेन बफेट ने चैरिटी में दे दिए। मोनिश ने कहा कि ये मेरी तरफ से उनके लिए गुरु दक्षिणा थी। उस 5 करोड़ के लंच में मोनिश पाबराई ने इन्वेस्टिंग के अलावा वॉरेन बफेट से बहुत कुछ पूछा, जिसमें सबसे अच्छी बात मोनिश को वॉरेन की ये लगी जब वॉरेन ने उनसे कहा कि हमेशा खुद की नजरों में अच्छे रहो। क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहोगे जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान है लेकिन दुनिया उसे अच्छा मानती है, या फिर एक बहुत ही केयरिंग इंसान बनना चाहते हो जिसे दुनिया बुरा मानती है? इसलिए खुद की नजरों में अच्छा बनो, न कि दूसरों की नजरों में। मोनिश कहते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम और चार्ली मंगर जैसे महान इन्वेस्टर से बहुत कुछ सीखा। गुजरातियों के क्लासिक धंधों फ्रेमवर्क के 6 रूल्स में सबसे पहला रूल्स है बाई एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसमें हमें ऐसे बिजनेस को खरीदना चाहिए जो पहले से मार्केट में हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। अगर आप इतना एफर्ट लगा भी दो फिर भी बिजनेस को ग्रो होने में टाइम तो लगेगा ही, और गारंटी भी नहीं कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाए। इसलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें खरीदा। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हो, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस अच्छे रहते हैं। दूसरा रूल्स है इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो, मतलब बदलाव आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए वॉरेन कहते हैं कि लोगों को ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें चेंजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल, ये ऐसी ब्रांड्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ काफी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफी हाई होता है। उनका कुछ अता पता नहीं होता, वो आज है तो कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सके। सालों पहले हम ऑर्किड यूज करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, और कल का पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाए। इसलिए हमें अपने पैसे सोच समझकर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनमें रातों रात चेंजेस ना हो। तीसरा रूल्स है बाय बिजनेस विथ हैवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते दाम में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक्स सस्ते में खरीदने को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई सा भी सस्ता स्टॉक्स खरीद लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बस किसी कारण से वह हमें सस्ते में मिल रहे हो। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्टॉक्स और शेयर को उसकी प्राइस की अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। जैसे कि किसी बिजनेस के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपए में मिल रहा है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ टाइम पहले उसकी प्राइस 130 रुपए ही क्यों ना हुई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60-70 रुपए ना आ जाए, तब आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदेंगे, और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर कोई घर जो 50 लाख का है लेकिन उसका ओनर उसे 40 लाख में दे रहा है किसी रीजन की वजह से, तो ये एक डिस्काउंटेड डील है
जिसे हम खरीद सकते हैं। समझदार इन्वेस्टर वो होता है जो खरीदते टाइम प्रॉफिट बना जाए। चौथा रूल्स है धंधो आर्बिट्रेज। मान लो कि आज आप कोई स्टॉक्स 50,000 में खरीदते हो और एक साल बाद उसकी प्राइस 60,000 रुपए हो जाएगी, तो आप एक साल में उसे 60,000 रुपए में सेल करके 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपए का मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत 15,000 रुपए है, तो आप उसे दिल्ली से खरीद कर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपए अर्न कर लोगे। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसे गुजराती लोग काफी अच्छे से यूज करते हैं, इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना आना चाहिए अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो। पांचवा रूल्स है बाय बिजनेस विथ मोट। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, जिसे ऑथर मोट कहते हैं, इसलिए हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए जिसका मोट स्ट्रांग हो, जिसे कोई आसानी से कॉपी ना कर पाए। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स को ही ले लीजिए। मैकडोनल्ड्स सालों से ही अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहां कस्टमर्स दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड्स से बेटर बर्गर आपने नहीं खाया होगा। बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट में मैकडोनल्ड्स से भी अच्छे बर्गर बेचे जाते हैं, पर फिर भी लोग मैकडोनल्ड्स में ही जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड्स को पता है कि लोगों की नीड्स क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितनी भी छोटे मोटे स्टोर क्यों ना ओपन हो जाए, लोग फिर भी मैकडोनल्ड्स में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह है कि लोग चाह कर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए ऐसे बिजनेसेस सालों तक चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड पर भरोसा होता है और वो लोग इनके पास जाना ही पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छिपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर्स क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता है। छठा रूल्स है बेट हेवली व्हेन ओड्स आर इन यूर फेवर। इसमें हम एक बेट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं, हेड्स आया तो आपके पैसे डबल और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितना पैसा लगाओगे? इसके लिए ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं, जिन्हें वो कैली फॉर्मूला बोलते हैं। और ये फॉर्मूला कहता है कि जब ओड्स आपके फेवर में होता है तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको उसमें से 20 रुपए सिंगल बेट में लगाने चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटर सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% का लोन दे रही थी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ओड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर उन्हें मोटर बिजनेस ने उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया। और इसलिए ही आज अमेरिका की ज्यादातर मोटर्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही हैं। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शेयर मिलता है जो किसी कारण से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में मिल रहा है, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आगे चलकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो ये था क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क और ये सारे लेसन मोनिश पाबराई की इस अमेजिंग बुक द धंधो इन्वेस्टर से हमने सीखे हैं, जो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि किस तरह हम लो रिस्क में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमें बस उस बिजनेस या शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में खरीदना है और बाद में सही टाइम आने पर उसे बेच देना है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर ही जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी शेयर को बाई करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल को अच्छे से रीड कर लीजिए। और हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनी को चूज करना है जिसका रेट ऑफ चेंज स्लो हो, जो सालों साल चले, ना कि किसी ऐप की तरह अगले दिन बंद हो जाए। इसलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर आप बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते और समय रहते अपने फ्री टाइम को किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।